इन्फ्लुएंसर टॉक्स के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो फिल्म, टेलीविजन और थिएटर की एक जानी मानी हस्ती है जो पिछले 40 साल से भी ज्यादा से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और आज भी बहुत काम कर रहे हैं। ये साल 2024 उनके लिए बहुत खास है क्योंकि आज से ठीक 40 साल पहले 1984 में उनका पहला धारावाहिक दूरदर्शन पर आया था। इनफैक्ट उनका ही धारावाहिक की पहला नहीं था, बल्कि आई थिंक अगर हम ये कहें कि वो हिंदुस्तान का पहला इस तरह का धारावाहिक था तो भी गलत नहीं होगा। और खास बात यह है कि उनका जो कैरेक्टर था वो रातों रात इतना पॉपुलर हो गया था कि हर घर में उनकी चर्चा होने लगी थी। हम बात कर रहे हैं धारावाहिक हम लोग की और इसके पॉपुलर कैरेक्टर ललित प्रसाद यानी लल्लू की, जिसको निभाया था एक्टर राजेश पुरी ने। उससे पहले भी, हम लोग से पहले भी राजेश काफी थिएटर किया करते थे। ये उनका पहला टेलीविजन का चांस था। तो आइए आज राजेश पुरी से बात करते हैं और उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में और उनका इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना है, क्या समझते हैं, आजकल के बच्चों के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। आइए डिटेल में उनसे बात करते हैं। तो राजेश पुरी जी, आपका स्वागत है द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजेश जी जानता हूं कि आपके लिए ये साल बहुत खास है क्योंकि आप अपने पहले धारावाहिक जो आप दूरदर्शन पे आए थे, और इनफैक्ट आपका ही नहीं, वो एक्चुअली भारत का पहला इस तरह का पहला सीरियल था। और हम जी। लोग उसके आप पूरे 40 साल का इस बार साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो शुरुआत आपसे, एक्चुअली आप इतने वेटरन हैं, आप इतने सालों का आपका एक जर्नी है, आपसे बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे हम लोग से। तो एक लाइटर मूड में ये बताइए कि हम लोग में आपने लल्लू का रोल किया था, ललित प्रसाद। जी। तो लल्लू का रोल आपको आपकी शक्ल देख के किया था या आपके आईक्यू लेवल को देख के किया गया था? एक्चुअली मैं पहले दिल्ली में था, मैं दिल्ली का ही हूँ। जी जी और वेंकटेश्वर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, हारकोट बटर से मैंने स्कूलिंग किया। जी उसके बाद फिर मैं जब थिएटर में बचपन से कर रहा था, जी तो मैं एक शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, इन शॉर्ट, कि उसके बाद फिर नादरा जी के साथ जब मैं थिएटर कर रहा था दिल्ली में, तो राज की वजह से राज भाई आ गए बॉम्बे। तो हम नादिरा बॉम्बे शिफ्ट हो नादिरा बब्बर जी के साथ, राइट? जी। नादरा बब्बर जी एंड राज बब्बर, राज बब्बर क्योंकि जी, उनकी फिल्में हिट हो गई थी करेक्ट। और वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे, तो जी, उसकी वजह से नादरा जी को भी शिफ्ट करना पड़ा। राइट। तो शी इंसिस्टेड कि मेरे जो कोर ग्रुप है, जो मेरा इमीडिएट, जी, वो मेरे साथ उधर आए और वो थिएटर करे। तो ओके। मैं वेल सेटल था, मैं अपना सेल्स में था और अपनी लाइफ फर्स्ट क्लास जी रहा था, पंडारा रोड में रहता था। वाह। तो और वेल सेटल था। तो देन दे इंसिस्टेड कि नहीं, यू हैव टू कम। मैं कहा मैं मुझे कोई जरूरत नहीं है। बोले नहीं, आपका, मैं आपके घर पे आऊंगी। तो राज और नादरा जी घर पे आए। ओके। उन्होंने मेरे बर्थडे पे उस दिन दीना भाई भी आए थे, दीनानाथ जी, जी, और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो बहुत अपने उस वक्त की टीवी इंडस्ट्री के और रेडियो के दिग्गज लोग थे। जो तोप माने जाते थे, वो सब मेरे घर पे आए थे। तो राज जी और नादरा जी भी आए। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि ही इज टैलेंटेड, तो उसको आप बॉम्बे भेजो। तो इन नटशेल में बॉम्बे आया। बॉम्बे हमने एकजुट थिएटर फॉर्म किया ओके, और उसमें पहला प्ले हमने किया यहूदी की लड़की और द लोअर डेप्थ्स। तो ओके, यहूदी की लड़की में जो पारसी थिएटर होता है, उसमें कॉमिकल जो इंटरल्यूड्स होते हैं, उसमें पर्दा गिरता है, पीछे सेट चेंज होता है और आगे एक कॉमेडियन की स्टोरी चलती है। तो ओके। वो मेरी थी। जी, तो उसमें बहुत अप्लॉज मिले और बहुत तारीफें हुई। तो करते करते 2 ढाई साल हो गए और 2 ढाई साल में मैंने बहुत नाम कमाया थिएटर में, कुछ फिल्में की। जी, लेकिन मेरा काम कुछ इतना अच्छा नहीं बन रहा था कि मुझे लगा कि मुझे अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा मैं 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं और मैंने अपने आप को 3 साल दिए थे कि राइट। 3 साल में अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल जिसे सक्सेस कहते हैं, जी, वो जी, अगर नहीं हुआ,
हाँ, मैं अदरवाइज मैंने वी शांताराम जी की पिक्चर की झंझार, अच्छा। मैंने जोशीले की, जी, शेखर कपूर की। उसके अलावा मैंने कम से कम 8-10 फिल्में की जिसमें अब आएगा मजा, जाने भी दो यारों, और राइट ये राइट। सब फिल्में थी। जी। लेकिन वो रिकॉग्निशन एज एन एक्टर जो मैं चाह रहा था, या हम्म, जो पैसा मैं कमाना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि मैं सेटल हो जाऊं और शादी कर लूं, जी। तो वो नहीं हो पा रहा था। तो देन आई अप्लाइड फॉर अ जॉब अगेन, आई वाज इन सेल्स, और मैं आफ्टर मल्टीपल इंटरव्यूज आई वाज सिलेक्टेड एज अ रेजिडेंट मैनेजर फॉर अ टायर कंपनी इन दिल्ली फॉर ओके। नॉर्दर्न रीजन। जी। तो मैंने कहा बस अब बैग पैक पैक करो और लेट्स गो बैक टू दिल्ली एंड सेटल डाउन फॉर गुड। राइट। और एज लक वुड हैव इट, अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हम लोग कैसे मिला। जी। तो पृथ्वी थिएटर में क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा था, तो पी कुमार वासुदेव जी ने मेरे कम से कम 3 मुख्तलिफ प्ले देखे, जी। जिसमें विजय तेंदुलकर जी का जा थी पूछो साधु की, उसमें मैंने बबना का रोल किया था, हीरो का। फिर एक थी बादल सरकार का प्ले था, बल्लभपुर की रूप का था, जिसमें मैंने 70 साल के बूढ़े का रोल किया था। फिर यहूदी की लड़की, जिसमें मैंने मेन कॉमेडियन किया था, वो चार्ली चैपलिन टाइप था। तो 3-4 प्ले देखने के बाद बैक स्टेज पे पी कुमार वासुदेव साहब आए हम्म, और मुझे कहते, यार तू तो बड़ा हरफनमौला एक्टर है। मैं कहा जी थैंक यू वेरी मच। हाँ, बोले मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, उसका नाम है हम लोग। मैं कहा हम्म, सीरियल, वो क्या होता है? बोले अच्छा। वो हफ्ते में 3 बार दूरदर्शन पे दिखाया जाएगा, और हम्म। वो कहानी। मैं कहा 3 बार बस, मतलब 3 टुकड़ों में? बोले नहीं, 3 बार दिखाया जाएगा, और लेकिन 1 साल तक, 1.5 साल तक ये चलेगा। बिल्कुल। मैंने कहा इतना लंबा? बोले हाँ। मैं कहा ये इसको सीरियल बोलते हैं? हमें तो पता ही नहीं था सीरियल नाम की चिड़िया वो क्या होती है। कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस वक्त। तो एक, हाँ, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं और इंडिया में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। जी। तो बोले कि इसमें एक लल्लू का रोल है और मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई इंटेलिजेंट एक्टर इसको। अच्छा, इससे बड़ी इंटेलिजेंट आदमी कॉन्ट्राडिक्टरी लल्लू बात है। का। गुड। तो खैर, मैं काफी उससे इम्प्रेस हुआ, और थोड़ी क्यूरियोसिटी लेवल था, और एडवेंचरस तो मैं हुई। हम्म। तो अकेला बॉम्बे आ गया था, है ना, यहाँ भी जॉब कर रहा था। मैंने कहा यार ये भी एक एडवेंचरस चीज है, चलो ट्राई करते हैं। तो आई सेड यस टू हिम। तो ही सेड अभी इसकी शूटिंग दिल्ली में होगी, जी। तो फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी इन दिल्ली। ओके। मैं सेड फाइन, मैं बीच में फिल्में कर रहा हूँ और कुछ मजा भी नहीं आ रहा, तो चलो एक ये ट्राई करके देखते हैं। 3 बार हफ्ते में पूरी दुनिया देखेगी, करेक्ट। और बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी देखेंगे, ये भी लालच आया। और एक नई चीज थी, उसकी एक एक्साइटमेंट थी, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और जब ये रिहर्सल शुरू हुई, तो उन्होंने ये कंडीशन रखी, मनोज श्याम जोशी जी ने और पी कुमार वासुदेव साहब ने, कि हम पहले 12-13 एपिसोड जो हैं, वो हर एक की कहानी अलग अलग चलेगी, और बाकी सब बैकग्राउंड पे रहेंगे। ओके। एक दिन जी। एक एपिसोड होगा बड़की का, एक एपिसोड होगा नन्हे का, एक एपिसोड होगा छुटकी का, एक बसेसर राम का, एक लल्लू का। राइट राइट। उसके बाद जो ऑडियंस फीडबैक आएगा, उसके बेसिस पे हम उस करेक्टर को उतना फुटेज आगे। देंगे। तो साहब मैं 10 एपिसोड तक तो मेरा कुछ था नहीं। 12वें एपिसोड में मेरा इंटरव्यू एपिसोड आया, जिसमें मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, और वो मेरा ख्याल है हमने 2.5 घंटे में वो पूरा एपिसोड शूट कर लिया, क्योंकि इतना वेल प्रिपेयर्ड था वो। और जिस दिन वो एपिसोड आया, जी। भाई सब धमाल हो गया, और लल्लू एस्टेब्लिश हो गया। उस वक्त जो आपका ये करेक्टर इतना पॉपुलर हुआ, ऑल ऑफ ए सडन आप घर घर का एक नाम लल्लू बन गया था, तो इस वक्त आपके कैरियर को इसने कितना बूस्ट किया? अतुल भाई, आप बिलीव नहीं कर सकते, जो मैंने वो मकाम देखा। मुझे स्मृति ईरानी जी ने भी एक वक्त कहा था कि हम इकट्ठे काम कर रहे थे, बोले जो सक्सेस आपने देखी है, हम्म। या जो सक्सेस की सस्टेनेबिलिटी है, वो बिल्कुल। मेरी भी नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, तुलसी तो आपका इतना फेमस हुआ। बोले नहीं, जो आपका एक इम्पैक्ट है पॉपुलैरिटी का, वो इम्पैक्ट मेरा उस लेवल का नहीं था। अरे। मैं आपको बताऊं, 3 महीने के अंदर, हम लोग के बाद, मैंने 3 महीने के अंदर 30 फिल्में साइन की, वाह। और और सब बड़ी फिल्में, और सब टॉप बैनर्स। और मैंने करीबन अब तक कम से कम 150 से ज्यादा फिल्में कर चुका हूं। जी। और बहुत लंबा गैप आ गया जिसमें मैंने फिल्में नहीं की, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन टेलीविजन, और वो सब मेरा एक, मैं एक बड़ा ना ओबीडियंट टाइप का आदमी हूँ। मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि मैं टेलीविजन कभी नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज टेलीविजन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैंने टीवी कभी नहीं छोड़ा। और
काम का आलम ये था कि मैं राउंड द क्लॉक काम करना शुरू कर दिया। 4 से 6 शिफ्ट में करता था जी। शूटिंग। और मैं करीबन 3 साल तक के करीब मैं सोया नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रैवलिंग करता था, ट्रैवलिंग पे राइट। सोता था और मेकअप के टाइम पे। और अब जो बड़ा बैनर ले लो, राइट फ्रॉम BR फिल्म्स टू रवि टंडन साहब, शक्ति सावंत जी, मतलब जो भी बड़े उस वक्त साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर थे दो, जी। एक टी रामाराव थे और एक के बापैया थे, उनकी फिल्में, और पूरन चंद्र राव साहब, मतलब मैंने बहुत सब बड़ी जी। बड़ी फिल्में की। राइट। और हालत ये हो गई थी कि मैं अगर कहीं शो के लिए जा रहा हूँ, मेरी लल्लू नाइट्स होती थी। ओह, अच्छा। जी, लल्लू ओह। नाइट्स होती थी, और वहां पे जैसे मेरठ जैसे शहर में गया या झांसी गया, हाँ। तो स्टेडियम में मेरा परफॉर्मेंस होता था। अच्छा। और वहां पे हालत ये थी, 3-4 जगह तो लिटरली ऐसा हुआ कि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, तो आर्मी हैड टू बी कॉल्ड ऑफ। वो आए, उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया और पीछे से मुझे छुपा के लेके गए। दे जस्ट विस्क मी अवे, ओह। क्योंकि इतना क्राउड जो था वो बोले हम संभाल ही नहीं पाएंगे। जी जी जी। इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुझे अच्छी तरह याद है सर, पूरी इंडस्ट्री आई थी, लायंस क्लब ग्रीन पार्क का बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन था, ओके ओके। जिसमें अशोक कुमार जी से लेके और मेरे जैसे एक्टर तक सब आए थे। राइट। और बप्पी लहरी जी का नाइट, बप्पी लहरी जी का पूरा बैंड था और सिंगर्स थे, और सारे, राइट फ्रॉम महेश भट्ट जी टू BR चोपड़ा जी टू एक्टर्स फ्रॉम अनिल कपूर टू एवरीबॉडी। जी। तो पहला अवार्ड उन्होंने टेलीविजन का इंट्रोड्यूस किया था, और ओके। सबको अवार्ड्स मिल रहे थे, सब परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा माहौल था। 25,000 का क्राउड था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। हम्म। व्हेन दे अनाउंस कि अब हम टेलीविजन का अवार्ड देंगे, और पहला अवार्ड ये देंगे जो वो राजेश पुरी, जो लल्लू हम लोग में है। हम्म। आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर अबाउट, वाह। और मुझे बोलने नहीं दिया लोगों ने, मतलब बिल्कुल। इतना शोर था, डेफनिंग साउंड, और सब खड़े होके तालियां और सीटियां और पता नहीं क्या। और उसके बाद उन्होंने बोला कुछ परफॉर्म करो। मैं कहा मैं क्या परफॉर्म करूं यार, मैं तो एक्टर हूँ, हाँ, सिंगर तो हूं नहीं। बोले कुछ भी करो। तो मैंने 2-3 डायलॉग हम लोग के बोले, और एक वो हरियाला बनना करके एक गाना था कि हाँ। हरियाले बनने कच्ची कलियां मत तोड़ो, ओके। हरियाले बनने हाँ। कच्ची कलियां मत तोड़ो, मालन देगी गालियां मोरा बनना। आप बिलीव करना, सबके सब पागलों, मतलब जब वक्त अच्छा चलता है तो कहता है गधा भी पहलवान, है ना, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो मेरे साथ हुआ। लोग, मैं खुद हैरान था कि इतने क्रेजी क्यों है मेरे लिए, मुझे कोई विश्वास नहीं होता था। और बिल्कुल। बड़े बड़े किस्से हैं, बातचीत मैं करेंगे तो बताऊंगा आपको। बिल्कुल एक्चुअली उस वक्त जब आपका ये सीरियल आया था, मैं हायर सेकेंडरी में था, मैंने 12th पास किया था उस वक्त। और मैं जानता हूँ कितना क्रेज था इस सीरियल का, मतलब बैठ जाते थे, इंतजार रहता था कि बसे सर आएंगे, लल्लू आएंगे, घरों में आएंगे। जी क्योंकि ये पहला शायद एक तरह से एजुकेशनल सोशल सीरियल था, जिसमें उस वक्त की सोशल प्रॉब्लम्स को भी उठाया गया था, और हर आदमी के लाइफ से वो जुड़ गया था। हर हर एक आदमी को अपनी छवि नजर आती थी उसमें, जो एक आम घरों में होती थी। जी। तो बहुत लंबा चौड़ा एक इसके साथ लोग जुड़ चुके थे। मेरा सवाल आपसे अगला ये है, राजेश भाई, कि आपके कैरेक्टर को और सीरियल को एक इतनी अपार सफलता उस वक्त मिली, आपने उससे बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद 40 साल से ज्यादा का आपका अभी तक का कैरियर है, फिल्में, टेलीविजन, थिएटर, और कुछ आपने बहुत सीखा, दूसरों को भी सिखाया। आप क्या सोचते हैं कि उस जमाने में ऐसी और कौन सी दो स्किल्स हो सकती थी, अगर वो आप में उस वक्त होती, तो आप लल्लू के करेक्टर को बेटर कर पाते? हाँ, ये अच्छी बात कही आपने। पहली बात तो ये अतुल भाई, कि जो पहले होता था ना उस वक्त, तो उसकी डिटेलिंग जो थी ना, उस डिटेलिंग को करने के लिए आज समय नहीं है लोगों के पास। और वो लिटरेचर से जुड़ी होती थी, वो हमारे संस्कारों से जुड़ी होती थी, और जी। वो सब चीजें। और मनोज श्याम जोशी जी अपने आप में एक बहुत बड़े दिग्गज राइटर रहे हैं, बिल्कुल। जिनकी राइटिंग को आप चैलेंज वैसे ही नहीं कर सकते।
बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो इतना इतना जमीन से जुड़ा हुआ और इतने इमोशनल उसके जो धागे थे, वो हर एक, जैसा आपने कहा कि हर कैरेक्टर को उन्होंने इस तरह से पिरोया था कि हर आदमी आइडेंटिफाई उस कैरेक्टर से करता था। तो मैं नहीं समझता कि जो हमने उस वक्त किया था उससे बेटर आज के जमाने में हम कर पाते, क्योंकि आज के जमाने में जो भागदौड़ है, जो फास्ट फूड कल्चर है, उसमें इतना ना तो सोचने का समय है और ना ही इतना लिटरेचर को खंगालने का समय है लोगों के पास। और मैंने इसके बाद बुनियाद किया, बुनियाद में भी मनोज श्याम जोशी जी थे, लकीली फॉर मी ऑल्सो। हम्म। तो उसमें आप बिलीव करना, आज तो ये इन्होंने शुरू किया है कि बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है फिल्मों में, अभी तो पहले सर हम लोग में हमको बाउंड बाउंड स्क्रिप्ट मिली थी। और जी। बाउंड स्क्रिप्ट तो छोड़िए, हम लोग में हमें बाउंड पूरा कैरेक्टराइजेशन, इंटरेक्शन, सबके कैरेक्टर्स को पढ़ने का समय, हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है, हमारी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, पूरा दायरा क्या है, किस दायरे में हमने काम करना है, वो सब कुछ डिटेलिंग हमको पहले दी गई थी। और हर एपिसोड के बारे में हमको पहले से नरेशन दी गई थी कि आप इससे बाहर नहीं जाएंगे, आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब कहाँ है समय आज की डेट में उसके लिए, है ना? जी। तो जो काम हमने उस वक्त किया है, आज अगर मैं चाहूं भी तो इतनी दौड़ भाग है, उस दौड़ भाग में वो क्वालिटी वर्क हो ही नहीं सकता जो पहले हुआ राइट, राइट। एक चीज और बताइए राजेश भाई कि आपने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया, मेरे ख्याल से कई दर्जन सीरीज में काम कर लिया, थिएटर आप करते हैं। मैं कहीं देख रहा था आपके उसमें कि आपने कहीं ये कहा है कि आज भी आप ये समझते हैं कि आपके जो टैलेंट का पूरा पोटेंशियल जो है वो यूज नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? क्या कमी ये आप? सिर्फ मैं ही नहीं सोचता, ये मुझे नादरा जी के इन्वर्टेड कॉमर्स में वर्ड्स थे हम्म। कि तुम्हारे टैलेंट का अभी तक सिर्फ 10% यूज हुआ है राजेश। क्योंकि थिएटर में मैंने जो काम किया है, मुझे अच्छी तरह याद है, स्क्रीन पे, स्क्रीन मैगजीन आती थी तब, जी। उसके फ्रंट पेज पे अली, हमारे अली पीटर जॉन द ग्रेट, अभी रहे नहीं वो, उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, अ स्टार इज बॉर्न इन पृथ्वी थिएटर, मेरे बारे में। एब्सोल्युटली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स स्टेज पे करके लोगों को कन्विंस किया है, वो मुझे ना तो सीरियल में मिले, ना फिल्मों में मिले, फिल्मों में तो बिल्कुल भी नहीं मिले, ना उतनी फुटेज मिली। करेक्ट। तो मेरा कहना ये है कि जब मैं पॉपुलर भी हूँ और अच्छा खासा एक्टर भी हूँ, जो मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं तुम होंगे ही, राइट। और फेस भी मेरा ठीक ही ठाक है, तो फिर मुझे क्यों नहीं वो मौके दिए जाते जो मैं डिजर्व करता हूँ या जिनको मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। तो ये, और सबसे बड़ी कमी जो हमारी इंडस्ट्री में मैंने पाई है वो ये है पीआर वर्क, जो मैं, जिसमें मैं बहुत कमजोर हूँ, या वो गो एंड गो गेटर वाली जो बात होती है कि ग्रैब कर लो जी। या किसी के कंधे पे चढ़ के आप सक्सेस ले लो, वो मुझे नहीं वो आता। नहीं। आई एम अ वेरी सिंपल मैन फ्रॉम दिल्ली, और मैं आज भी उतने सिंपल हूँ। हम्म। मेरे घर पे आते हैं तो आज भी वैसी आओ भगत हर मेहमान की होती है जैसे दिल्ली में हमारे माँ बाप किया करते थे, जो देख के हम बड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मेरा वो कल्चर नहीं आया मेरे अंदर कि मैं गो गेटर बनूं या किसी के कंधे पे चढ़ के किसी को नीचा दिखा के मैं सक्सेस लूं। तो जो भी मिली है वो ऊपर वाले की कृपा है या लोगों की मेहरबानी है। तो उसमें फिर मैं पीछे यहाँ रह गया कि मैं वो चीज जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो मैंने खींच के नहीं ली। राइट, राइट। राजेश जी, एक आप एनएसडी के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ काफी अरसे तक जुड़े रहे, उनके जो वहाँ के पास आउट्स हैं उनके साथ आपने अपने समकालीन लोगों के साथ बहुत नाटक किया, स्टेज किया। बहुत 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 काम किया मैंने, आपने अमाल के साथ किया, जी। निसार, जी। नादरा जी, सबके नादिया, साथ। आपने एनएसडी को बहुत क्लोजली देखा होगा क्योंकि एनएसडी ने हमें बड़े बड़े स्टार्स भी दिए हैं। लेकिन एक मेरा अपनी एक सोच है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए। मैंने कहा आपसे अगर ये पूछ के देखो आप इसको सही तरीके से बता पाएंगे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े एक्टर्स वहां से आते हैं। लेकिन एक मेरा अपना मानना यह है कि वहां पर जिस तरह की सुविधाएं, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिस तरह की सुविधाएं सुविधाएं देते हैं, वहां इंडस्ट्री की जो हार्डशिप्स हैं, जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड में हर आदमी फेस करता है, हर एक्टर फेस करता है,
जी। उससे क्या रूबरू कराया जाता है? यू मीन आफ्टर पासिंग आउट? नहीं, ड्यूरिंग द कोर्स, क्या वो ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द कोर्स क्या उनको इस लेवल पर वो जा पाते हैं कि आपको जो स्ट्रगल करना है उस लेवल का स्ट्रगल उनको वहां मिलता है? अदरवाइज जब वो बाहर आते हैं तो उनको लगता है ये मैं किस दुनिया में आ गया। हाँ, मैंने वही वही मैं जी समझ जी गया आपका बात। जी जी जी। नहीं, क्या है कि ना सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अदरवाइज ऑल्सो अगर आप कहीं एजुकेट करते हैं अपने आप को, मैं तो कहता हूँ एक्टिंग तो वैसे भी मैं कहता हूँ एक्टिंग कभी सिखाई नहीं जा सकती, इट इज इन बॉर्न। अगर कोई अच्छा एक्टर है तो अच्छा एक्टर है, और अगर नहीं है तो उसको मार मार के भी नहीं सिखा सकते। अच्छा, सिंगिंग आप आप सिखा सकते हैं, डांस सिखा। सिखा नहीं सकते, सीख सीख सकते हैं। हाँ जी। मैं कह रहा हूं आप सिखा क्या नहीं कह रहे सकते। हैं? मैं कह रहा हूं सिखा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन क्या एक्टिंग सीखी जा सकती है? सीखी जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा इसका एक पहलू है जी कि जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जी उसमें आपको आपकी आई ओपनिंग है, वो आपको इतने इतना बड़ा दायरा है आपको सिखाने का। आपको लिटरेचर पढ़ाया जाता है, आपको उन चीजों से वाकिफ कराया जाता है जिसके बारे में शायद कोई आम आदमी ना जान पाए। तो आपकी जो सोच है, जी आपका जो माइंड सेट है, उसका ग्रोथ है, उसका ग्रोथ है। और वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया या प्रोजेक्शन हो गया या इम्प्रोवाइजेशन हो गया या सिचुएशनल इम्प्रोवाइजेशन हो गया या स्पीच हो गई, वो सब चीजें ठीक है, जी। मैं मानता हूँ वो भी जरूरी है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो आपको तभी महसूस होंगे जब आप एक आपके अंदर वो एक्टिंग का जिसे कहते हैं ना कीड़ा होगा। कीड़ा होना चाहिए। जी तो ये चीजें आपको एनहांस जरूर करती हैं, आपको आपको सब उस चीजों से वाकिफ कराती हैं जो एक आम एक्टर शायद ना जान पाए, और राइट। वो चीजें आपके आगे जाके काम भी आती हैं। बिल्कुल। लेकिन अब कई ऐसे एक्टर्स हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, हम्म, लेकिन बाहर आके उतना कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उनको लगा कि हमको तो इतना कुछ आता है, तो हमको ये हम तो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं जो हमको मिल रहा है। जी। तो शायद वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और करेक्ट। कुछ ऐसे जो हैं जो नॉन एक्टर्स हैं, जो हम्म। पास आउट तो हो गए हाँ। लेकिन बाहर आके सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब, और जो कई ऐसे हैं जो कहीं से भी नहीं आए और एक स्टाइल बना के अपने आप को सुपर सक्सेसफुल कर लिया। जी तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो एक एक बड़ा दायरा है, जो थिएटर की बात अलग है, उसमें आपका टैलेंट ही काम आता है। और उसके अलावा मैं तो कहता हूँ कि 90% आपका लक है और 10% आपका टैलेंट काम आता है। ओह ओके। जी क्योंकि आप सही जगह पे सही मौके पे जब आप जाते हैं तो वो आपकी किस्मत है। आप अगर लकी हैं, आप सही टाइम पे सही मौके पे पहुंच जाते हैं और आपको अच्छा काम मिल जाता है। और कईयों को इतना टैलेंट होने के बावजूद भी वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, सही समय पे नहीं पहुंच पाते, तो उतना स्ट्राइक नहीं कर पाते। अब मैं अपने केस में भी यही कहूंगा कि मुझे हम लोग जैसा सक्सेस सही मौके और सही टाइम पे मिल गया, राइट। लेकिन उसके बाद जर्नी लंबी है। मुझे कोई रिपेंड नहीं है, आज मैं वेल राइट। सेटल्ड हूँ, मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु की कृपा है। छोटा परिवार है, बिटिया है, वो अच्छी सेटल्ड है, एमबीए कर चुकी है, अपनी सेल्फ सफिशिएंट है वो। और मैं भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। जी। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं सही समय पे सही जगह पे हर वक्त पहुंचा होता तो शायद कहीं और होता। अच्छा, ये बताइए, आप जिस रेफरेंस में कह रहे हैं उसी रेफरेंस में मेरा अगला सवाल है कि क्या ये सही समय है कि जो नए एंट्रेंस आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो टेलीविजन है, फिल्म है, इज इट द राइट टाइम टू कम? सर, टाइम तो हमेशा राइट होता है, हम्म। लेकिन राइट सोच होनी चाहिए, क्योंकि किस सोच से आप आए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि कई अंधाधुंध आए हैं, जब मैं आया था तब भी मैंने देखा था कि लोग 20-20 साल से पड़े हुए हैं अपने आप को, कोई धर्मेंद्र बनना चाहता है, कोई है ना जितेंद्र जी। बनना चाहता है, कोई राजेंद्र कुमार, हमारे जमाने के जो लोग हम जब आए थे, मैं हाँ। 24 साल का था उस वक्त। तो वो सोच गलत है। आप पहले अपने आप को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, अपनी बैकग्राउंड को पहचानिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को पहचानिए, अपनी फैमिली की कंडीशंस को पहचानिए।
मैं ये नहीं कहता कि अब उनकी वजह से आप बन जाएं और आपका टैलेंट वेस्ट हो जाए, लेकिन अगर आपको बॉम्बे में सरवाइव करना है तो आप एक गोल लेके आइए और एक सोच लेके आइए और एक अपने आप को गेज करके आइए, सीधा सी बात। जी जी अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप जी। झक मार लो, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जितने एवेन्यूज हैं हम्म, उतना बड़ा कंपटीशन है। ये पहले बात ऐसा नहीं था, राइट। एवेन्यूज कम थे, जी कंपटीशन कम था, टैलेंट अच्छा था, और पिक एंड चूज में प्रॉब्लम नहीं होती थी। राइट। आज अगर मैं कहीं काम करना चाहता हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे उस काम के लिए 25 लोग और लाइन में खड़े हैं। तो बिल्कुल। वो मेरे पास आते आते तक वो मेरा या तो नाम, या मेरी सक्सेस, या मेरा एक बैकग्राउंड, या मेरी एक रिस्पेक्ट एज एन एक्टर अगर होगी हम्म उनके दिलों में, हम्म, तो शायद मुझे वो जंप करके मुझे वो कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज इट्स वेरी टफ फॉर एवरीबडी, राइट। फॉर एवरीबडी। जी जी। आप थिएटर से अभी भी इन्वॉल्व हैं, थिएटर में? किसमें? थिएटर में अभी भी इन्वॉल्व हैं, आप थिएटर कर रहे हैं? थिएटर में इन्वॉल्व हूं मैं। ओके। मैंने अतुल भाई किया है, टोटल करीबन 200 प्ले किए होंगे, ओके। तो 225 प्ले किए हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैंने 5,000 परफॉर्मेंस तो की है स्टेज पे, वाह। थिएटर में। जी। जी। दिल्ली से लेके मैं 75 से थिएटर कर रहा हूँ। कमर्शियल थिएटर शुरू किया था, और उसके बाद करते करते फिर आर्ट में आया, फिर पृथ्वी थिएटर। तो अब मैं करता हूँ अगेन कमर्शियल थिएटर। और मैंने अभी लास्ट मेरा प्ले था पत्ते खुल गए, और उससे पहले था रॉन्ग नंबर, जी। मल्टी स्टारर, गुड मनी, गुड ऑडियंस, और खूब भरा हुआ होता है थिएटर। तो अब क्योंकि हमारा नाम हो गया है, तो उस नाम की वजह से भी ये लोग आ कुछ जाते लोग आ जाते हैं, तो उनको भी मजा आता है और हमको भी पैसा मिल जाता है। हैं। और हमारा लेकिन थिएटर कामयाब रहता है। कामयाब। और कंटिन्यूअस मेरी एक एसिड टेस्ट जो कहते हैं एक एक्टर के लिए, जी वो जी। मेरा, मैं अपने आप को हमेशा टेस्ट करता रहता हूँ कि मेरी एक्टिंग एबिलिटीज प्रॉपर है कि नहीं है। राइट राइट। थिएटर हिंदुस्तान में क्यों कम होता जा रहा है, जो एक समय में था? लोगों का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो रहा है थिएटर से? उसका मेन रीजन तो ये है कि पहले जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था ना अतुल भाई, वो बहुत लिमिटेड था। जी जी। मतलब उसमें आप अगर जो मैं अपने जमाने की बात करूं, जब हमारे टाइम पे हाउसफुल जाता था, सपुर हाउस मुझे याद है, मैं बात कर रहा हूँ 76 77 की। आ, उसमें 10 रुपए की टिकट होती थी, जो 100 रुपए में ब्लैक होती थी सर, अनाउंसमेंट होती हाउसफुल हो जाता था जी जी जी। सपुर हाउस में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि तब फोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन भी किसी किसी के पास होती थी, तो हाँ। कांटेक्ट नहीं हो पाता था। तो हम पेपर देख के, ऐड देख के मालूम करते थे कि अच्छा हमारा ये प्ले 3 से, और मैं 3 3 शो एक दिन में करता था। ओके। तो उसकी वजह से मैंने 5,000 परफॉर्मेंस किए। तो उस वक्त थिएटर फुल होता था, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। फिल्म आती थी एक, बिल्कुल। पीवीआर होते नहीं थे, हाँ हाँ। बड़ा थिएटर होता था, तो एक फिल्म लगी तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली लगी हुई है। तो बिल्कुल। लोगों को चेंज चाहिए होता था, इस वजह से वो थिएटर में आते थे। और करेक्ट। अच्छा थिएटर अगर आप करते हैं तो पृथ्वी थिएटर में आज भी, पृथ्वी थिएटर की सेट ऑडियंस है, जी और उसकी कैपेसिटी करीबन 300 के आसपास है, 250 300 है। जी जी तो ऑलमोस्ट फुल रहता है। हमारे जमाने में जब मैंने किया थिएटर, पृथ्वी थिएटर, जी। सर, मैंने, मुझे याद नहीं कि कोई भी जैम पैक्ड हॉल ना गया हो। एवरी शो वाज फुल, फुल टू द कैपेसिटी। लोग सीढ़ियों पे बैठते थे, वो कल्चर भी वैसा है पृथ्वी हाँ थिएटर का। हाँ हाँ। तो सवाल ये है कि आप किस टाइप का प्ले कर रहे हैं और किस टाइप की ऑडियंस आपकी बंधी हुई है। बस, तो ऑडियंस के पास अब इतना टाइम है कि वो सीरियल नहीं चल रहा है आज की डेट में। हमारे, हम लोग का अगर टीआरपी था समझो 70 80 60 80 90, 90 तक तो नहीं, 90 तो रामायण वगैरह का था, तो हाँ 60 70 तक तो 60 70% ऑफ द ऑडियंस यूज टू वॉच हम लोग। आज 0.3 0.7 पे सारे चैनल डांस करते हैं हर। कि यार पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि ऑडियंस बढ़ गई है, उनके पास इतने एवेन्यूज हैं। एक फोन पे आप पिक्चर देख लो, आप नेटफ्लिक्स देख लो, बाकी चीजें देख लो, तो इसलिए वो जब तक कोई बहुत अच्छा प्ले ना हो, बहुत जिसकी माउथ बहुत पब्लिसिटी ना बहुत। हो, वो नहीं चलता। राइट। राजेश जी, आने वाले आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? मेरा, मैं एक्चुअली सीरियल से अब शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी, आपको एक और मेरा एस्पेक्ट शायद नहीं पता होगा, जी। मैंने डायरेक्शन भी की है बहुत बड़े बड़े सीरियल्स की। ओके। ओके। मैंने
सब टीवी के लिए 2 बड़े सीरियल डायरेक्ट किए थे। गन वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसके राइटर थे अनिल चौधरी साहब, जो एनएसडी के हैं अगेन। जी जी। हाँ और इसके अलावा था सोनू स्वीटी, और वो सारे हाँ मल्टी स्टारर थे। हाँ, स्टार प्लस पे मैंने भाभी सीरियल आता था एक आफ्टरनून ट्रांसमिशन में, जी जी। वो मैंने डायरेक्ट किया था। मेरी खुद की प्रोडक्शंस, मैंने पहला साइलेंट सीरियल कॉल्ड मिस्टर फंटूश, हम्म। जो मैंने, क्योंकि मैंने चैपलिन ऐड किया था चेरी ब्लॉसम जी जी का, जी। राइट तो वो चैपलिन मेरा काफी फेमस हुआ था। राइट। तो उससे मैं इंस्पायर होके मैंने ये सीरियल, साइलेंट सीरियल बनाया था। तो वो मैंने प्रोड्यूस, एक्ट और डायरेक्ट किया था। उसके अलावा मैंने मल्टी स्टार और सीरियल्स भी डायरेक्ट किए हैं। तो ऑलराइट। मेरा एक डायरेक्शन का भी एक एस्पेक्ट रहा है, तो अभी डायरेक्शन का भी ऑफर है मुझे। वाओ। तो वो मैं अभी ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि जी। वो बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। एक्टिंग का मैं सीरियस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ज्यादा झुकाव जो है अभी वापस फिल्में करने का और वेब सीरीज करने का। तो लेट्स ऑलराइट। सी कैसा ऑफर आता है। क्या बात है। अ, राजेश भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। मेरे 40 साल का करियर तो है ही है, उससे जी पहले का भी थिएटर का है। जी। लेकिन मैं अब इस मकाम पे आ गया हूँ कि मुझे अब जस्टिफिकेशन चाहिए, कि मुझे एज एन एक्टर राइट एक राइट। रिकॉग्निशन, जी एज अ मेच्योर्ड एक्टर। जैसे आपने कहा कि आपने अब हम लोग का लल्लू किया होता तो कैसा करते, जी। लेकिन अब अगर मैं कोई रोल करूंगा तो हाँ। शायद उसकी मेच्योरिटी किसी और लेवल की होगी। और तो लेवल। मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे नीना ने एक बार कहा था कि मुझे हाँ, रोल नहीं मिलते, तो इसी तरह से मैं भी कहूंगा कि मुझे अच्छे रोल नहीं मिलते, वो मिलने चाहिए। बिल्कुल आपको मिलेंगे। और थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. God bless you, Atul bhai. God bless you. Thank you very much. थैंक Thank you. यू।